बच्चा मूव करना बंद कर देता है। बेबी के मूवमेंट का ध्यान रखना है, ब्लड का फ्लो कम जाता है और बच्चा पेट में ही खत्म हो गया होता है। आजकल हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल में ऐसी पेशेंट आ रही है जिसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया होता है। किसी का 7 महीने पे, किसी का 8 महीने पे और किसी का 9 महीने पूरे होने के बाद। पेशेंट को देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला के लिए अपना बच्चा खोना बहुत ही दर्दनाक होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डेथ। मैं डॉक्टर निदा अंसारी, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपसे आईयूडी के बारे में बात करूंगी, मतलब इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। इस कंडीशन में बच्चे की धड़कन माँ के पेट में ही रुक जाती है, मतलब बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, इससे कैसे बचें, और अगर आपका आईयूडी हो गया है तो आपकी फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका अगर पहले बच्चे में कभी आईयूडी हुआ है तो आपको प्रेजेंट प्रेगनेंसी में क्या क्या ध्यान रखना है। इसके कई कॉजेज होते हैं, कुछ बेबी से रिलेटेड होते हैं, कुछ मदर से रिलेटेड होते हैं और कुछ प्लेसेंटा से रिलेटेड होते हैं। बेबी से रिलेटेड जैसे कि बेबी में कोई डिफेक्ट हो या बेबी में इन्फेक्शन हो गया हो। मदर से रिलेटेड जैसे कि मदर को कोई डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, या फिर मदर को कोई ट्रॉमा हो गया हो या इन्फेक्शन हो गया हो। और जो प्लेसेंटा रिलेटेड कॉजेज होते हैं उसमें कॉर्ड कोलैप्स, मतलब बच्चे का नाल बाहर आ गया हो, या एब्रप्शन हो गया हो, मतलब प्लेसेंटा अपनी जगह से छूट गया हो, या फिर प्लेसेंटा के थ्रू जो बच्चे को खून का दौरान जा रहा हो वो अच्छे से ना जा रहा हो, मतलब डिक्रीज ब्लड फ्लो हो गया हो। इसके बचाव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली विजिट करते रहें। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आप शुरू से ही अपने डॉक्टर से विजिट करें, और प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही आपको फोलिक एसिड की टैबलेट जरूर स्टार्ट करना है, ताकि अगर आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट होना है फोलिक एसिड की कमी से वो ना हो। और सबसे अच्छा रहता है कि फोलिक एसिड आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले ही स्टार्ट कर दो। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपके हर विजिट पे आपका बीपी चेक करते हैं। अगर आपका बीपी बढ़ा होता है तो वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन एडवाइस करते हैं, क्योंकि सडन बीपी इंक्रीज करने से बच्चे को ब्लड का फ्लो कम जाता है और बच्चे में डेथ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके डॉक्टर जो भी टेस्ट एडवाइस करते हैं जैसे कि ब्लड शुगर, सीबीसी, थायराइड, वायरल मार्कर, ये सारे टेस्ट आपको टाइम से कराने हैं। और जो सोनोग्राफी होती है आपकी प्रेगनेंसी में जैसे कि NT-NB स्कैन, T5 स्कैन और कलर डॉपलर, ये सारी स्कैन आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस से टाइम टाइम पे कराते रहना है। NT-NB स्कैन और T5 स्कैन से बच्चे में अगर कोई डिफेक्ट हो रहा होता है तो उसका टाइम रहते पता लग जाता है। इसके अलावा जो कलर डॉपलर होता है उससे पता लगता है कि बच्चे में ब्लड फ्लो, मतलब खून का दौरान अच्छे से जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर बच्चे को खून का दौरान अच्छे से नहीं जाता है तो कई बार इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो जाती है। आपको अपना शुगर और थायराइड कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा आराम से काम करना है ताकि आपको कोई चोट वगैरह ना लगे, जिससे कोई एब्रप्शन ना हो और आपके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा आपको अपनी प्रेगनेंसी में फीटल की काउंट, मतलब फीटल बेबी के मूवमेंट का ध्यान रखना है कि आपका बेबी कितना मूव कर रहा है। अगर कभी भी आपको बेबी के मूवमेंट में कोई गड़बड़ी लगती है या आपको लगता है कि बेबी का मूवमेंट कम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली विजिट करें, क्योंकि अगर बच्चे में कोई भी दिक्कत हो रही होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई या न्यूट्रिएंट की सप्लाई अच्छे से नहीं जा रही होती है, तो सबसे पहले बच्चा मूव करना बंद कर देता है। फीटल मूवमेंट के लिए आपको फीटल की काउंट करना होता है, जिसके लिए आपको सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद 1 घंटा बाईं करवट से लेट के बच्चे का मूवमेंट काउंट करना होता है कि बच्चा कितनी बार मूव कर रहा है, कितनी बार किक कर रहा है। अगर बच्चा किक करता है या फिर रोल करता है या मूव करता है तो आपको उसको काउंट कर लेना होता है। ये काउंट दिन में लगभग 10 से 12 बार होना चाहिए। अगर ये काउंट दिन भर में जो आपने 3 घंटे काउंट किया है सुबह, दोपहर, शाम को, ये काउंट 10 से कम है तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करें और उनसे कंसल्ट जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, मतलब जब आपके 40 वीक्स पूरे हो जाते हैं और आपकी डिलीवरी की डेट निकल जाती है तो हम लोग आपको एडमिट होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर 40 वीक्स पूरे हो जाते हैं तो बच्चे का वजन थोड़ा जल्दी बढ़ने लग जाता है और बच्चे के चारों तरफ जो पानी रहता है वो सूखने लग जाता है। इसके अलावा बच्चे को जो खून का दौरान जा रहा होता है प्लेसेंटा से वो कम हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा में कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार जब हम 40 वीक्स पे एडमिट होने के लिए बोलते हैं, कई बार रिश्तेदार, सास, माँ, फूफी, मौसी सब बोलते हैं कि अगर आप अभी एडमिट हुए तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्रायल देते हैं और ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर हम लोग को सिजेरियन करना पड़ता है। लेकिन कई बार पेशेंट रिश्तेदारों की बातें सुन के एडमिट नहीं होता है और जब 1 आध हफ्ते के बाद आता है, हम बच्चे की धड़कन चेक करते हैं तो हमें बच्चे की धड़कन नहीं मिलती है, बच्चा हमारे हाथ से जा चुका होता है। तो आपको ऐसी लापरवाही नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है और अगर आपके डॉक्टर एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं तो आपको एडमिट होना है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका आईयूडी हो जाता है तो क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर आपका सिजेरियन करना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादातर केसेस में जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करते हैं और ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होती है।
लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि शुगर बीपी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होता है, पेशेंट को बीपी की वजह से झटके आने का डर रहता है, या फिर ब्लीडिंग हो रही होती है एब्रप्शन की वजह से, जिससे पेशेंट की जान को रिस्क होता है, या फिर बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा होता है, नीचे पेल्विस में जगह कम होती है और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, बस ऐसे केसेस में हम लोग सिजेरियन करते हैं। लगभग 80-85% केसेस में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल देते हैं आईयूडी होने के बाद, और ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके साथ कभी पहले बच्चे में ऐसा हो चुका है तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करना है। पहले तो आपको लगभग, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई है पहले या फिर सिजेरियन हुआ है, आपको 18 मंथ तक, मतलब 1.5 साल तक वेट करना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। और अगर फिर भी आपको इमोशनली या फिर कोई भी आपके ऊपर प्रेशर है, आप जल्दी प्लान करना चाहते हो, तो आप 6 मंथ के बाद प्लान कर सकते हो। और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। मान लीजिए आपको 6 मंथ पे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आप 6 मंथ पे अपने डॉक्टर से मिलिए, जिसको प्री कंसेप्शनल विजिट बोलते हैं। इस विजिट में डॉक्टर एसेस करते हैं कि आपका शुगर, बीपी, थायराइड सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो फिर पहले आपको वो कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन चलाते हैं, कि जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करें तो आपके बच्चे की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आते हो, 2-3 महीने निकल चुके होते हैं, और जो इन सब चीज़ों का, शुगर का, बीपी का, थायराइड का इफेक्ट जो बच्चे पे आना होता है वो आ चुका होता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो इफेक्ट बच्चे पे आ चुका है उसकी वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले ही फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट ना हो बच्चे में। अगर फोलिक एसिड की टैबलेट 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दी जाती है तो बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि एनेनकेफली या फिर स्पाइना बाइफिडा, इन सब चीज़ों का रिस्क कम हो जाता है और बच्चे के लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा रहता है तो वो वेट रिड्यूस करने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा रहता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फिर आगे चल के थायराइड, बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, और जिससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब भी आप आते हो प्री कंसेप्शनल विजिट के लिए तो हम लोग आपको डाइट एडवाइस करते हैं और आपको एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, ताकि आप अपना वेट रिड्यूस कर सको। इसके अलावा आपको स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको बिल्कुल भी टोबैको का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा हम लोग कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि टॉर्च और एप्ला, वो कराते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेव कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि प्रेग्नेंट हैं। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।